intelligence class. This is very important. वैसे yesterday we have discussed little about emotional intelligence, but we will start from the starting, from the beginning of the emotional intelligence. First of all, we should know exactly what is the meaning of emotional intelligence, and everybody knows, I think, little bit about the emotional intelligence. Emotional means when we feel others emotions, and we can understand other emotions. But intelligence means कि we have to understand other emotions but with intelligence, not only emotions is इंक्लूडेड। वहाँ पर केवल ऐसा नहीं है कि केवल इमोशन ही वहाँ पर इंक्लूड है। इमोशन के साथ साथ आपको इंटेलिजेंस ही दिखानी है, बिकॉज आप ब्यूरोक्रेट हैं। तो सबसे पहले हमें इसको मीनिंग समझना है, व्हाट इज मीन्ड बाय इमोशन इंटेलिजेंस। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसे बताता हूँ। इमोशन इंटेलिजेंस इज अबाउट द इमोशन ऑफ द ह्यूमन। इमोशनल इंटेलिजेंस is about the emotions of human। और इससे क्या है, इमोशन ऑफ ह्यूमन which should be regulated so that there is socially desirable behavior। अब देखो, इसमें सबसे सबसे एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने एंशियंट टाइम में देखा होगा, मिडिवल टाइम में देखा होगा, बहुत सारे जो किंग्स थे, एंड वो किंग्स क्या करते थे, कभी जब अगर फाइट के लिए जाते थे तो क्या उनका अगर बेटा मर गया उस जगह पर और किसी वजह से, तो क्या वहाँ रोने बैठ जाते थे? नहीं, इमोशन होते थे, बट इमोशन वो उस टाइम पर इंटेलिजेंस ही दिखाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उन्हें फाइट करनी है और उसे उस वॉर में उन्हें विक्ट्री लेनी है। तो विक्ट्री लेनी है, सो दैट टाइम दे कुड नॉट हैव शोड देयर इमोशंस। बिकॉज क्यों नहीं वो अपने इमोशन दिखा सकते थे? बिकॉज ऑफ अगर उस टाइम पे इमोशन ज़्यादा दिखा देंगे तो उन्हें दूसरा कोई मार देगा। ऐसे आपका अगर ब्यूरोक्रेट बनते हैं तो आपको कई बार ऐसा होता है कि ब्यूरोक्रेट बनने के बाद एक आती है समस्या कि जब आप फील्ड में जाते हैं, सोशली जब आप इन्वॉल्व होते हैं, और जब सोशल लोगों की जो सोसाइटी में जो पीपल्स हैं उनके जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कई बार ऐसा होता है कि पीपल से जानने के लिए, समझने के लिए उनके इमोशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि रीज़न क्या है इसके पीछे का, दैट इज़। और इसके बाद इमोशन समझ तो आ जाता है बेसिकली, लेकिन अब जो पर्टिकुलर चीज़ है उस पे जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हमें हर चीज़ समझ में आ रही है, जब हर चीज़ हमें दिख रही है, बट हम उसको कई बार होता है कि हम जैसे कि उसके इमोशन में बह जाएं और उसके साथ साथ हम उसका भी बड़ा ध्यान दें कि नहीं यार, ये तो अलग ही चीज़ है और मैं इसके साथ मैं इसके लिए सब कुछ कर डालूंगा। नहीं 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 नहीं, आप अपने पॉकेट से खर्च करेंगे नहीं। आपको उससे रिलेटेड अगर यू नो कि ही इज़ अ जेन्युइन पर्सन एंड दे आर द जेन्युइन, सो वी हैव टू डू समथिंग for them, so you can use your policies, you can use your intelligence, and with intelligence you can help them। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उस चीज़ को समझ सकते हैं, उन चीज़ों को प्रॉब्लम समझ सकते हैं। और कई बार होता है जैसे क्रिमिनल से जानने के लिए भी हमें कई बार उसकी इमोशन दिखाने पड़ते हैं, जैसे मूवी में आज देख रहे हैं मूवीज में। रीजन इज कि वहाँ इमोशन इंटेलिजेंस ही दिखानी पड़ रही है आपको। इमोशन इंटेलिजेंस इज अबाउट द इमोशन ऑफ द ह्यूमन। तो वो ही इमोशन ह्यूमन का है, बट इंटेलिजेंस के साथ जब हम दिखाएंगे तो हम उस चीज़ को समझ भी पाएंगे कि क्या रीज़न है इसके पीछे। उसकी सही गलतियां ढूंढना भी है साथ साथ, इमोशन के साथ साथ क्या ये जो दिखा रहा है दैट इज राइट और रॉन्ग। बिकॉज आप देख रहे होंगे बहुत बार लोग क्या करते हैं
कि दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। तो उस चीज़ को समझना है, उसको इमोशन के साथ जुड़ना है और उस चीज़ को समझ कर फिर उसको सॉल्व करना है। So basically, this is the emotion. Emotion, it means it is about emotion, social behavior competency, and that the person is behavior competent in different social conditions में हो सकता है. Understanding, it means emotion के अगर मैं देख लूँ finally, अगर आप इसको जाने कि finally emotion क्या है, so finally it is about knowing one's own emotions. आपको अपनी emotions दे, one's own emotions, and understand other emotions. Other emotions and be having a social desirable way by regulating the emotions. तो हम इन चीज़ों को यहाँ से देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ हम डेफिनेशन से चलेंगे। Yesterday I told you about the definition, and Peter Solvay and John Mayer also gave the definition of the emotion intelligence. तो हम इमोशन इंटेलिजेंस के डेफिनेशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। वैसे बेसिक डेफिनेशन ये है, बट फिर भी हमें इसको बहुत अच्छे से जानना है। तो अकॉर्डिंग टू Peter Solvay and John Mayer, इनके अकॉर्डिंग द डेफिनेशन ऑफ इमोशन इंटेलिजेंस, इमोशन इंटेलिजेंस की डेफिनेशन इनके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है। अगर हम इस चीज़ को जाने, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देते हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा इनके अकॉर्डिंग दिस इज द एबिलिटी टू मॉनिटर, ability to monitor one's own emotion and others' emotion, and others' emotions, to discriminate between the different emotions and label. Of them. अब इस चीज को थोड़ा सा आपको समझ, लेबल देम, इसमें क्या है, अप्रोप्रिएट आप किस चीज को गाइड कर रहे हैं उस टाइम पर आपको अपने उनके बिहेवियर को, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को आपको समझना पड़ेगा। इमोशन में ऐसा नहीं कि केवल इमोशन ही है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी है। आपको उस टाइम पर क्या समझ आ रहा है, उस इमोशन के साथ साथ आप सोचते जा रहे हैं, इमोशनली भी हैं बट इमोशनली आप इंटेलिजेंसी के साथ देख रहे हैं। तो उस टाइम पर कई बार होता है, अगर सामने वाला नहीं चुप हो रहा है, उसको कोई बहुत प्रॉब्लम, तो उसके साथ ऐसे दिखाना है कि आई एम विद यू, नो डोंट वरी अबाउट दिस व्हाट हैपेंड, बट आई एम विद यू, आई एम हियर टू सॉल्व दिस बिकॉज एंड डोंट वरी अबाउट। सो उस चीज़ को उसको लगेगा कि यार ये क्या बात है, इसमें समझ रहा है, एंड उसके बिहेवियर को आप समझ पा रहे हैं कि व्हाई ही इज doing like this, something is wrong behind that, something is fishy or not। तो आपको लगेगा कि अगर something is fishy, so that's why you will get that emotions, and you will find out the situation, and you will find out the problems of them, and you will do, and you will give the solutions। तो आप उनको सोल्यूशन देंगे कि ऐसे हम ठीक कर सकते हैं, एंड यू विल ऑल्सो ऑफर द दैट काइंड ऑफ द पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वो चीज़ें उसके समझ में, दिमाग में धीरे धीरे आएंगी। अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर आप सिर्फ इमोशन पे जाएंगे, इंटेलिजेंस यूज़ नहीं करेंगे, हो सकता है वो आपका ही यूज़ कर ले। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है यार मैं पॉकेट से निकाल के दे देता हूँ, इसकी बहुत मजबूरी है, ये जी नहीं पाएगा,
तो आप उस चीज को जब आप फील करते हैं तो उसके साथ ऐसा नहीं कि मैं, हाँ मैं क्यों दूंगा यार अपने जेब से, क्योंककि इतनी सैलरी नहीं आती है ब्यूरोक्रेट की कि वो दूसरे की अपने पैसे से मदद कर पाए। इफ यू आर नॉट अ करप्ट, आप अगर करप्ट नहीं हो, सो आप दूसरे की प्रॉब्लम अपने पैसे से सॉल्व नहीं कर सकते। यू कैन हेल्प ओनली विद द पॉलिसीज, विद द प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं, उसके थ्रू आप हेल्प कर सकते हो, अपने ड्यूटी से हेल्प कर सकते हो, बट नॉट द मनी। तो उस रूप में ऐसा होता है दूसरे के, हम उस मोशन को, उस इमोशन को समझना, तो जो डिफरेंस आता है बीच में, वो चीज यहाँ पर हमें देखना है। वैसे हम देखा जाए तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक आईक्यू है। आईक्यू एक तरीके से आईक्यू टेस्ट होता है आपका, कि उस इमोशन में भी आपका आईक्यू कितना काम करता है, उस सिचुएशन में भी आप अपने चीज को कितना, जैसे कि सपोज करो कि घर में किसी की डेथ हो गई है, कुछ चीजें ऐसी हैं, उस टाइम पे आपको एग्जाम भी देना है। यह कई बार होता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई कर लिया है, मेंस क्वालिफाई कर दिया हो, और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, और एक क्या होता है कि एक पर्सन है जो आपके रिलेशन में आता है, जिसे आप बहुत जानते हैं, और आपको लगता है उसका बीच में एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, और आपने देखा कि यार ये तो मेरा पर्सन है, और मैं इसे, इज अ नोन पर्सन, एंड ना भी नोन हो वैसा भी, कि मुझे इसकी मदद करना चाहिए एज अ ह्यूमन, ह्यूमैनिटी है ये एक, दिखाना कि मुझे उसकी हेल्प करना चाहिए। बट आपका इंटरव्यू भी लास्ट स्टेज पर है, एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो इंजर्ड, सो व्हाट विल यू डू? यू विल डू first of all कि you have a time, if you have a time, then you will call to ambulance, and you will search also the nearest hospital, and if you find out the nearest hospital, and you will get and send to them, वहाँ पर आप जाके एंड एडमिटेड, उनको एडमिट कराएंगे, एडमिट करा के फिर आप जाके तुरंत चले जाएंगे उनके फैमिली को, किसी को फ़ोन करके कि भाई आई हैव अ इंटरव्यू, देन प्लीज टेक केयर ऑफ देम, एंड आई एम गोइंग फॉर इंटरव्यू, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स माई ह्यूमनिटी, सो आई टुक देम एंड एडमिटेड, मैंने इन्हें उठाया और एडमिट करा दिया है। दूसरा, अगर आपके फ़ोन करने से तुरंत एम्बुलेंस आ जाती है, तो एम्बुलेंस में और वहाँ के उसको तुरंत बता देंगे, और आप इंटरव्यू के लिए चलेंगे। ये नहीं कि आपने इंटरव्यू छोड़ा और उसको, बिकॉज आपकी भी साल भर की मेहनत है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस, यहाँ पर भी इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाता है एक तरीके से। तो यू हैव टू एनालाइज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इट मीन्स कि यहाँ पर थोड़ा सा दो टाइप की हम चीज़ों को समझते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो यहाँ पर एक क्लासिकल इंटेलिजेंस होता है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस आता है, दो। देयर इज डिफरेंस, there is a difference between क्लासिक इंटेलिजेंस, अभी मैं इसमें समझाऊंगा क्लासिक इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। दो चीजों को यहां पर देखें। क्लासिकल इंटेलिजेंस होता क्या है? क्लासिकल इंटेलिजेंस, व्हाट इज क्लासिकल इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज अ मेजर्ड बाय आईक्यू टेस्ट। व्हाट इज आईक्यू टेस्ट? ये कैसे मेजर किया जाता है? क्लासिकल इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड, ये हमारा एज अ व्हाट इज मेजर्ड। क्या आपने आईक्यू टेस्ट में मेजर किया है? व्हाट इज मेजर्ड बाय आईक्यू टेस्ट। बट अगर इमोशन पे चला जाए, इसमें एक चीज ये है, एंड दीज टेस्ट, ये टेस्ट होते कैसे हैं? ये जो टेस्ट हैं, दीज टेस्ट आर अबाउट द स्किल। ये एक स्किल है जो आपकी क्लासिकल इंटेलिजेंस ये आती है, इमोशन के साथ जुड़ती है। दिस इज अबाउट द स्किल, स्किल के बारे में है, विच आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज, which are required to analyze and solve the problems। आपको इस चीज के हेल्प करता है, आप क्लासिकल इंटेलिजेंस इस चीज के लिए मदद करता है, हेल्प करता है कि आप कैसे किसी चीज को एनालाइज कर पा रहे हैं। और जब ये क्लासिकल इंटेलिजेंस जब इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ता है, तो वहां पर आपको इस चीज को समझ पाना उस चीज के लिए आ जाता है। जबकि आपकी यहाँ पर क्या है, रिक्वायर इमोशनल इंटेलिजेंस की रिक्वायर क्यों है?
क्योंकि आपको वहां पर इंप्लीमेंट करना है उस सोल्यूशन में अपने इमोशन को। जब सोल्यूशन में अपने इमोशन इंटेलिजेंसी के साथ जोड़ते हैं तो वो हो जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, क्लासिकल इंटेलिजेंस इज अलोन इज नॉट इनफ टू प्रोडक्ट। अगर हम केवल क्लासिकल इंटेलिजेंस लेके चले तो दैट इज नॉट इनफ, इसके साथ हमें इमोशनल इंटेलिजेंस लेके चलना पड़ेगा, तभी हम काम करेंगे। यही बेसिकली प्योर इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन जो है दैट इज प्योर कॉम्बिनेशन ऑफ देम। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस एक्शन, क्लासिकल इंटेलिजेंस alone is not enough to produce consistent result, but intelligence action or now result of the both emotion well-being the reasoning। आपको इसमें ध्यान देना है। इमोशन इंटेलिजेंस की अब अगर बात करूं मैं, तो ये आपकी इमोशन है, इंटेलिजेंस बीइंग इंटेलिजेंस अबाउट योर इमोशन। सो इसके साथ साथ आपको क्लासिकल इंटेलिजेंस लाना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप बेहतर इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है चीजें कि इमोशन इंटेलिजेंस basically is about your own emotions and understanding the other emotions, but there is a difference between classical intelligence and emotional intelligence. Classical intelligence is the which is measured by the IQ test, and which is also it is a skill which are required to analyze any kind of situation, any kind of problems and solve the problems. But emotions also important in the field, so that's why emotions you can put there, and that find and with the classical intelligence then you can find the solution। आप उसके साथ फिर उस चीज को समझ पाते हैं और बेस्ट कर पाते हैं। तो ये चीज को हम यहाँ पर समझ पाते हैं। सपोज कि आप एक एसपी हैं, आप एसपी हैं या आईएएस हैं, किसी उस पे लगे हैं, डीएम है किसी जगह पर, और आपको एक हैंडल करना है मोब लिंचिंग का केस आया हुआ सिचुएशन है, मोब लिंचिंग सिचुएशन आपके डिस्ट्रिक्ट में है, एंड सम ऑफ योर मेन गेट इंजर्ड। आपके जो आदमी हैं ड्यूटी के दौरान डूइंग देयर ड्यूटी एंड गेट इंजर्ड, वो आप थोड़ा सा उस मोब लिंचिंग में इंजर्ड हो चुके हैं। सो एज यू डू नॉट हैव ऑर्डर टू हैव अबव यू एंड योर टीम नॉट लेफ्ट विद मैनी ऑप्शंस, तो वो अब आपका क्या करोगे आप उस जगह पर, और आपके जो ड्यूटी करते हुए जवान कुछ इंजर्ड हो चुके हैं और आपके पास ऑर्डर भी नहीं है, यू डू नॉट हैव ऑर्डर्स फ्रॉम अबव यू, आपके ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं आपके पास नहीं है, ये कैसे, और आपके पास ऑप्शन भी कुछ नहीं छूटा है कि आप अपने टीम के लिए क्या करें। उस जगह पर आपको जरूरत है किस चीज को हैंडल करने के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस की। क्या जरूरत है यहाँ पर, इमोशनल इंटेलिजेंस टू हैंडल द सिचुएशन। अब आप उस जगह पर कुछ इमोशनली गेम करोगे जिससे लोगों को लगेगा यार कि ये बात ठीक है, वहां पर आपके लोग इंजर्ड हो रहे हैं, आपको मालूम है कि दूसरा भी इंजर्ड हो रहा है, तो उस चीज को समझने के लिए जरूरी है कि आप उस चीज को समझ पा रहे हैं, उस चीज को आप देख पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो वो चीज यहाँ पर आपको, तो वही इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पर डिफाइन करेगा इन द पीपल, कह सकते हैं ऑन द पॉजिटिव एंडिंग। इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हो सकता है कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस में, देखो इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी identified in people based on positive and negative, ये दोनों पे हो सकता है। एंड नेगेटिव करेक्टर, दोनों करेक्टर पे आएंगे, बिहेवियर गुड एंड बैड और हाई एंड लो, इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों हो सकता है। आपका गुड हो सकता है, ये बैड हो सकता है, यानी आपका इमोशन जो है वेदर हाई हो सकता है इमोशन, यहाँ पर लो हो सकता है इमोशन। ये कई टाइप की आती है, इसमें हाई हाई और लो के साथ साथ गुड और बैड भी देखना है, इसी से आपका पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन होता है। अब ये कैसे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस की दो टाइप के होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको हम बात करें तो ये दो टाइप की हैं। तो अगर हम दो टाइप की इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव,
पॉजिटिव की अगर बात करते हैं यहां पर, तो पॉजिटिव में कैसे, ऑप्टिमिस्टिक, इमोशनली, स्टेबल, कंटेंट, इमोशनली स्टेबल एक ही वर्ड है, कह सकते हो, कंपनसनेट, कंपेंसनेट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस, इनोवेटिव आइडियाज। उस टाइम पे इमोशन के साथ साथ भी आपकी इनोवेटिव थिंग्स आनी चाहिए, इनोवेटिव, लीडरशिप क्वालिटी, एडॉप्टिव, फ्लेक्सिबल, रेशनल थिंकिंग, एंड एम्पैथेटिक। निगेटिव, इट मींस निगेटिव में अगर हम चलते हैं, निगेटिव में क्या है, इसको ऑप्टिमिस्टिक हमारा पेसिमिस्टिक आ जाता है, पेसिमिस्टिक, इमोशनली अनस्टेबल, अनस्टेबल, इनकंसिस्टेंसी, डिसकॉन्टेंट, indifferent, lack of confidence, impatient, lack of innovation, depressive, lack of clear sight, limited range of behavior, range of behavior, and rational thinking, irrational thinking, not rational, rational इसमें था, इसमें irrational thinking आ जाएगा, irrational thinking, and last point is उसमें emphatic था, इसमें rigid हो जाएगा, rigid। ये हमारे दो अलग अलग, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, आपके सामने दोनों है। जब आपकी इमोशन कैसे पॉजिटिव होते हैं, किस किस पोजीशन पे कौन कौन से टर्म्स आते हैं जो पॉजिटिव के लिए है, कौन कौन से हैं जो निगेटिव के लिए हैं, वो आपके सामने इस पर दिख रहा है। तो ये हमारे इसमें जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो उस पर देखते हैं हम। एबिलिटी मॉडल बाय द मेयर एंड सोल्वे के हिसाब से एबिलिटी मॉडल क्या है इसका, उस चीज़ को हम समझेंगे अकॉर्डिंग टू देम। तो इस चीज़ को हमें देखना है, इस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब इसके एबिलिटी मॉडल क्या होता है, कैसे हम इसको, क्या इसका एबिलिटी मॉडल है, इसे क्या चीजें हमारी आती हैं, क्या इसमें रीजनिंग रखनी चाहिए, कैसे हमें इसे ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमें स्टडी करनी चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग्स इज इम्पोर्टेंट टू डू। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हाँ, एबिलिटी मॉडल बाय जॉन मेयर एंड पीटर सॉल्वे। इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, चीज़ों को समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की, तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें आपको बता दें। सबसे पहला, इमोशनल परसेप्शन कैसे है इनके हिसाब से, क्या एबिलिटी है इमोशनल परसेप्शन की। इमोशनल परसेप्शन
इमोशन परसेप्शन में अगर देखें हम थोड़ा सा चीजों को समझने का ट्राई करें, सो इट इज द एबिलिटी, it is the ability to recognize emotional cues and help a person to guide and understand problems through the application of emotion better, through the application of emotions. इमोशन के थ्रू आप कैसे उस पर्सन के उस चीज को देख पा रहे हो, कैसे समझ पा रहे हो, कैसे चीजें हैं, क्या वो साइन कर रहा है। आपको ये मालूम होता है कि अगर वो ऐसे साइन कर रहा है किसी अलग टाइप से, तो उसका मतलब ये निकलता है, जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आपकी एक्टिविटीज से वो समझ जाते हैं कि ये नाटक कर रहा है, एक्टिविटीज से समझ जाते हैं कि झूठ बोल रहा है, एक्टिविटीज से समझ जाते हैं कि इसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ डिसऑर्डर है इसको, किसी भी टाइप के उसके एक्टिविटीज से। जैसे आपने भूल भुलैया मूवी देखी है, पहली वाली देखो, उस मूवी में जब वो घुंघरू को लेकर जब उसके दिखाता है, जब वो एकदम से चिल्लाने लगती है, तो उसके एक्सप्रेशन लगता है कि यार इसमें कुछ समथिंग इज रॉन्ग, इसमें कुछ गड़बड़ है डियर। वो वहां से पता लगाता है कि इसका कुछ है, दूसरे एक्टिविटीज उसकी अलग हो जाती हैं। जब ऐसा दूसरे पे हमेशा इल्जाम लगा देना, ये चीज़ें ऐसी कई बार होता है, मैंने देखा है। कई घरों में ऐसा होता होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती कभी नहीं मानते, वो हमेशा दूसरे पर चीज़ें को थोप देते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि चीज़ें, और दूसरा उसके जो साइन है डिसकॉन्टेंट का, अंडर परफॉर्मेंस का वर्क में, तो हमें वो दिख जाता है कि पर्सन क्यों सैड है। और हमें जब कभी आदमी दिखता है सैड क्यों दिखता है, हम पर्सन एक ही जैसा है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं यार तुम आज लो साउंड कर रहे हो, क्यों? आपको उसके बोलने का जो हमेशा जो रेगुलर बोलता था, आज के बोलने में आपको साइन समझ आ रहा है, समथिंग तो कुछ तो इसमें गलत है, कुछ तो ये लो क्यों साउंड कर रहा है। तो हम कहते हैं क्यों लो साउंड कर रहे हो, कुछ बात है, कुछ प्रॉब्लम है। तो वो आपको बताता नहीं नहीं यार कुछ नहीं, फिर भी जब आप फोर्स करते हो तो फिर आपको बताना शुरू करता है। कई बार होता है कि उसके वर्क में पता चल जाता है कि ऑफिस में है, वर्क कर रहे हो आप, तो दूसरा देख रहा है कि यार आजकल आपका काम थोड़ा सा अलग हो रहा है, डिले हो रहा है, या चीज़ें जल्दी करके निकल जा रहे हो, या शांत बैठे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस में वो खुशी नहीं आ पा रही जो पहले थी, जो चीज़ें थी। तो वो जो चीज़ है ना, साइन, साइन, इस साइन को समझने का इमोशन परसेप्शन है कि इस साइन को समझ पा रहा हो, उसके परफॉर्मेंस से हो सकता है, परफॉर्मेंस से समझ सकते हो सकता है उसकी एक्टिविटीज से समझ जाए। तो ऐसी जो चीजें आ रही हैं साइन उस पर्सन की, डिसकॉन्टेंट की, उससे हम उस अंदाजा लगा पाते हैं, दैट इज इमोशनल परसेप्शन। ठीक है। नंबर टू की अगर बात करते हैं हम, नंबर टू इज इमोशनल रीजनिंग। इमोशनल रीजनिंग, इमोशनल रीजनिंग की अगर हम बात करें यहां पर, इमोशनल रीजनिंग क्या है? इट इज द एबिलिटी टू यूज इमोशन। कैसे कैसे आपको ये हमारा रीजनिंग का कैसे कैसे आप दिमाग लगाएंगे इसमें। ये तो हो गया कैसे उससे परफॉर्मेंस में कैसे काम, क्यों वो लो साउंड कर रहा है, क्यों दुखी है, इस चीज का पता लगा लिया आपने। रीजनिंग का ये है कि तर्क लगाना, कि अगर ये एक्टिविटीज है, बेसिकली एक्टिविटीज यहां पर आएगी कि अगर ये पर्सन है ऐसा, उसकी एक्टिविटीज क्या दिख रही हैं। जैसे कभी कभार अगर कोई पर्सन गलत किए बैठा है, ये आप ड्यूटी में है, आपने किसी से ब्राइब ले रखा है या कुछ ऐसा हो रखा है, तो आप क्या करोगे, उस चीज को एक्टिविटीज कुछ अलग हो जाएगी आपके, उसको बचाने का कोशिश करेंगे, उसको हर बार उस चीज से हटाएंगे, उस चीज को करेंगे कोशिश कि नहीं यार हट जाना चाहिए चीजें।
जैसे कि बहुत सारी मूवीज में भी ऐसा देखने को मिलता है, मूवीज भी इसी को बेस को आधार पे किसी न किसी ट्रू बेस्ड स्टोरी पर होता है। तो कई बार हम उस इमोशंस के साथ एक्टिविटीज ऐसी करते हैं कि जिससे सामने वाले को या नहीं भी पता करना चाहें, लेकिन हम जब कुछ उस चीज को या तो सेव करना चाहते हैं या उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो वहां पर दो चीजें आती हैं, या तो आपकी पुरानी दुश्मनी है उसके साथ इसलिए आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, या फिर आपने अगर बचाना चाहते हैं, हो सकता है एक अलग तरीके से आपका जो वाइब आएगा, जो सामने जिससे बात कर रहे हैं वो समझ आ जाता है कि क्यों, व्हाई आर यू फेवर, व्हाई आर डूइंग फेवर, उसका फेवर क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कुछ तो रीजन है, इतना ज्यादा क्यों फेवर कर रहे हो, कोई रिश्तेदार लगता है आपका, कुछ ऐसा है, ये बहुत खास है, कुछ ऐसी चीजें आपकी एक्टिविटीज दिख जाती हैं। तो बेसिकली इमोशनल रीजनिंग इट इज एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू यूज इमोशन। जैसे पूछताछ होता है ना, रिमांड रिमांड में ले जाना, वहां पर यही चीज मैक्सिमम यूज की जाती है। उसके फैमिली को उठा लेना, जानते हैं कि किस चीज से डरेगा ये, तो उसकी फैमिली को उठा लो। जैसे सूर्यवंशी आपने देखा है ना, उसकी फैमिली को टॉर्चर नहीं करते, लेकिन जानते हैं कि कैसे मुंह खोलेगा, तो उसको थोड़ा सा उसकी फैमिली को बगल में बैठा के अपने ही लोगों पर वो थोड़ा सा दिखाते हैं कि ऐसे आवाजें निकालो जिससे कि वो सामने वाला इमोशनली ब्लैकमेल करें हम उसको। तो यहाँ पर कि एक इमोशन है, यूज इमोशन फॉर application in thinking, and organizing activities. Organizing activities. फॉर एग्जाम्पल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, इनेक्टेड है आफ्टर प्रॉपर रीजनिंग, बिलीव, टेकिंग नीड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इनटू द कंसिडरेशन। अब आपको मालूम है कि जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो इनेक्टेड है, सही से एक्ट नहीं कर रहे हैं, सही से उनमें इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो जो पॉलिसीज है उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्यों नहीं, प्रॉपर रीजनिंग क्या है इसकी, क्या है इसके पीछे का, तो आपको उस चीज़ को लेने के लिए, उस सेक्शन को, सोसाइटी को जानने के लिए आप उसमें देखेंगे, स्टडी करेंगे, देन इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये क्या है रीजनिंग, क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसी क्या एक्टिविटीज हमारे ऑफिसर्स के थ्रू की गई हैं जो सही में समझ नहीं आ रही, क्या ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो उस चीज़ को हम इमोशनल रीजनिंग की वहाँ पर बात कही जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ से आ जाती है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इमोशनल रीजनिंग। समझ आ रहा है, ये दो पार्ट। नंबर 3 इज इमोशन, अंडरस्टैंडिंग द इमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इमोशन। फिर हम गोलमैन मॉडल पे चलेंगे, ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना है इस पर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस। अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस, कैसे इस इमोशन को समझना कैसे चाहिए। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर्स, दूसरे के आप इमोशन को कैसे समझ पा रहे हैं, लोगों के अदर्स इमोशंस, एंड कंसीडर देम एज कैजुअल फैक्टर। और आपको ऐसे लगना है कि जैसे आप एक कैजुअली आप समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप जैसे उसके लोग हैं ना, जैसे उसके फैमिली के लोग परेशान है उसके लिए, वैसे आप दिखा रहे हो कि मैं भी आपके लिए परेशान हूँ। ये कैसे होना चाहिए भाई, ये काम आपका होना चाहिए, आप बड़े परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। जैसे होता है ना कई बार कि सामने वाला हम नहीं समझ पाते, तो बाद में पता चलता है यार मैंने इसका गलत डिसीजन लेके इसको दूसरे आदमी को सही आदमी को फंसा दिया, क्योंकि उसके इमोशंस वैसे नहीं थे, सामने वाले दूसरे वाले ने इमोशन बहुत अच्छे दिखाए और उसने काम कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड इट्स योर सीनियर इज एंग्री एट यू। सपोज करो कि कैसे इमोशन को समझना है, कैसे समझ लेना है। सपोज करो कि आपका एक सीनियर ऑफिसर है, आप अभी क्या हो, आप अभी एज अ डीएम गए हो, कहीं पर प्रमोशन होके ठीक से अभी डीएम बने हो, और डीएम बनने के बाद आप कोई सिचुएशन है जो हैंडल कर रहे हो, ठीक है। अब आपका क्या हुआ, सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो और आपको काम करना है ठीक से और चीज़ें, लेकिन आपने अपने सीनियर से पूछा, सर क्या है, सीनियर का फ़ोन आया और वो सीनियर इतना गुस्सा है आपके, सीनियर इज एंग्री एट यू। क्यों एंग्री है, अब ये भी नहीं आपको मालूम कि एंग्री क्यों हुआ, मैंने ऐसा तो कुछ काम किया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ अभी एक्शन लेने के लिए पूछ रहा था, लेकिन वो आप पर एंग्री हो रहा है, बहुत तेजी से गुस्सा हो रहा है।
अब आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हो कि हो सकता है उसका आज मूड अच्छा ना हो सकता है उसके सीनियर ने उसको डांटा हो, आप उसी चीज को लेकर बैठ जाओ, आपने ड्यूटी मत करो, ड्यूटी आपने नहीं किया। आपने क्या किया, आपने ड्यूटी, आपका परफॉर्मेंस खराब हो गया। आप उसके इमोशन को नहीं समझ पाए कि क्यों ऐसा हो सकता है। आपको समझना है, हो सकता है वो किसी चीज पर गुस्सा हो सकता है किसी और चीज से जिससे अपने जूनियर पे वो निकाल रहा है, हो सकता है अपनी फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से परेशान है वो। अगर वो परेशान है अपनी फैमिली की वजह से, तो आपको यहाँ पर उसके एंग्री होने से आपके परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। दैट इज इमोशन, अंडरस्टैंडिंग द इमोशन। और उससे समझिए कि हाँ ठीक है सर, ओके सर, कोई बात नहीं सर, आप कूल रहिए सर, मैं काम कर लूंगा, डोंट वरी सर, मैं आपको काम करके दूंगा। उसको समझाना है जिससे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कूलनेस फील करे, उसको ठीक लगे चीजें कि नहीं यार ये तो ठीक काम कर रहा है। माइट नॉट बी सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस, हो सकता है कि ही माइट नॉट सेटिस्फाइड आपके या डीएम ना सेटिस्फाइड नहीं है आपके परफॉर्मेंस, इसलिए डांट रहा है। हो सकता है किसी और के परफॉर्मेंस से नहीं सेटिस्फाइड है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा नहीं ले लेना दिल पर कि जिससे हम अपना काम खराब कर लें। तो इस वजह से हम इस चीज़ को यहाँ पर लेकर आते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर्स एंड कंसीडर देम एज अ कैजुअल फैक्टर। जैसे मैंने बताया, सपोज एग्जाम्पल में आपने इसको थोड़ा सा आंसर आप डाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग द इमोशन। नंबर टू, last point is management of the emotion. Management of emotions, of it is important to manage emotions। ये कैसे, अपने इमोशन को कैसे मैनेज करते हो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर है। क्योंकि अगर आपने इमोशन मैनेज नहीं कर पाए तो हो सकता है एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मैनेज emotions and emotions and so फ्लैक्सिबिलिटी। यहाँ पर दो चीजें आपको दिखानी पड़े, ऑप्टिमिज्म दिखाना पड़ेगा, अपनी फ्लैक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। ये नहीं कि एक से गुस्सा हो तो दूसरे को पीट दो, नहीं, आप एक के इमोशन समझ पा रहे हो, दूसरे के इमोशन को नहीं समझ पा रहे हो, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना है। उसके पास जाओ तो उसके जैसे बात करो, दूसरे के पास जा रहे हो तो दूसरे के जैसे बात करेंगे। हाँ कि भाई मैं तेरे साथ हूं, तू बता तो सही कैसे, क्या प्रॉब्लम है। तो वो चीजें यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी आपको, अपनी इमोशंस दिखाने, मैनेज करने पड़ेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। एंड यहाँ पर अपने साथ साथ ऑप्टिमिज्म दिखाना पड़ेगा कि भाई कैसे इन द अप्रोच विद डीलिंग विद द सिचुएशन, उस सिचुएशन को आपको कैसे अप्रोच कर रहे हो, उस सिचुएशन को देखना है, और उसको डील कैसे करो, डील विद सिचुएशन, उसको डील करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ से बताएगा। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट है कि फ्लेक्सिबल ऑप्टिमिज्म इन द अप्रोच वाइल डीलिंग विद द सिचुएशन। जब आप सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो तो आपको ये चीज़ अप्रोच करनी पड़ेगी, ये चीज़ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम, डैनियल गोलमैन मॉडल था, वो कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश कर रहा है, वो कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को आपको दिखाना चाहता है, क्या ऐसी चीज होती है इसमें समझने के लिए। तो उस चीज को भी हम यहाँ से इसमें देखेंगे, इस चीज को यहाँ पर समझेंगे हम चीजों को देखकर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इनको गोलमैन मॉडल देख लेते हैं। इन्होंने भी अपनी चीज कही है। गोलमैन्स मॉडल, रुको, इसके मॉडल की अगर हम चर्चा करें तो इसकी मॉडल थोड़ा सा ऐसी है।
सेल्फ मैनेजमेंट पहले बहुत जरूरी है, जो अभी हमने पढ़ा ये भी कहते हैं यही चीज जरूरी है, सेल्फ मैनेजमेंट। नंबर 2, सेल्फ अवेयरनेस। नंबर 3, इंटरनल मोटिवेशन। नंबर 3, एम्पैथी। नंबर 4, सोशल स्किल। इतनी हमें जरूरी है इमोशन के साथ। अगर हम ये चीजें जानते हैं तो हम अच्छे से चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नंबर इसमें ये क्या है, इसके लिए ये बोला है इन्होंने, क्यों ऐसा क्या है, एक्सेप्टिंग एंगर एज इमोशन। जैसे आपको अगर कोई गुस्सा आ रहा है, कुछ भी चीज, सेल्फ मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको गुस्सा भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए और इमोशन दिखाना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उस चीज को छोड़ दें, उस चीज से दूर भागें या चीजों को ऐसे करें, अफेक्ट करें या कुछ ऐसी चीजें जो लोगों के ऊपर ऐसा कुछ इमोशन दिखाए, मैनेजमेंट ना कर पाए। अपने गुस्से को मारा तो दूसरे को, आपको थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, आपने उठाया डंडा और उससे पीटना शुरू किया, ऐसा मारा कि वो किसी लायक बचा ही नहीं, जैसे फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं। ये कई बार होता है, वो कहता है कि तो मेरे हाथों से बच गया। कई बार ऐसा मैक्सिमम सनी देओल की मूवीज में दिखता है आपको, कई बार ऐसा होता है। जैसे गंगा जल देख लो मूवी, उसमें जो वो गंगा जल डालते हैं उसमें इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है और वो उनकी आंखें फोड़ देते हैं, उसमें तेजाब डाल देते हैं। वो जैसे उस टाइप की जो चीज़ें आती हैं, वो सेल्फ मैनेजमेंट नहीं है उनके इमोशन पे, कि कोई कुछ कह रहा है और हम उसके इमोशन बह के और उस चीज़ को फिर गलत एक तरीके से आपको वो बार बार आपको वो कर रहा है कि थोड़ा सा आप थोड़ा सा कुछ बोल दो, थोड़ा सा आप बोल दो, है ना। वो प्रोवोक करेगा आपको, हर बार प्रोवोक करने की कोशिश कर, जो प्रोवोक है उस प्रोवोक से आपको अपने आपको मैनेज करना है, अपने सेल्फ मैनेजमेंट रखना है। तो मतलब यहाँ पर यह है कि आपके अंदर एक क्वालिटी आती है, एक्सेप्टिंग एंगर एज इमोशन बट नॉट लेटिंग इट अफेक्ट अदर्स। बट ऐसा नहीं कि दूसरे को इफेक्ट हो, बट नॉट लेटिंग इट अफेक्ट अदर्स। दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए आपके से। एंड पीपल अराउंड यू, जो भी आपके लोग हैं आसपास या फिर जो पास में लोग हैं, उनको कुछ प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपके इससे। उन्हें अगर नुकसान हो रहा है तो समझो आपका बेकार है। ये चीज सेल्फ अवेयरनेस क्यों जरूरी है, नोइंग योर स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ जानना बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रेंथ नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपनी चीजों को नहीं, अभी हम इसके बाद फिर अपने सर्विस पे भी देखेंगे, सर्विस पे कैसे काम कर पाओगे। अगर आप इसको स्ट्रेंथ को नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, इट मीन्स यहां पर क्या है, इससे रिलेटेड है कि नोइंग योर स्ट्रेंथ, आपको अपनी स्ट्रेंथ जाननी जरूरी है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड हैविंग अ कोर वैल्यू। आपके उसमें कोर वैल्यू क्या है, आपकी क्या, आपकी ड्यूटी में, सिस्टम में, उस चीज से अवेयर होना बहुत जरूरी है। कोर वैल्यू, सिस्टम एंड अवेयर द इनजस्टिसेस यू कांट टॉलरेट। कौन कौन से आपके यहाँ व्हाट इनजस्टिस आपके उसमें क्या है, क्या चीजें हैं जिससे आप टॉलरेट नहीं कर पाए, इन सभी चीजों से आपको अवेयर होना चाहिए। तभी उस लेवल पे नहीं ले जाएंगे उस पर्सन को कि इसे अनजस्टिस ना हो जाए यार इसके साथ, और ये ठीक से इसे जजमेंट नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं मिलेगा तो मेरा मेहनत खराब हो जाएगा। तो मुझे जस्टिस दिलाना है तो उस चीज से आपको अवेयर होना चाहिए चीजों को लेकर। नंबर 3, इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन क्या है, कई बार आपको लगता है यार छोड़ दो यार, लोग इतना परेशान कर रहे हैं, घर में सुकून नहीं है, ऊपर से इतना प्रेशर है, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा, मैं इस काम को कैसे करूं, कुछ मेरे पास है नहीं,
या मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, लोग इतनी वैल्यू नहीं दे रहे, जो भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको इंटरनल मोटिवेट होना चाहिए। नहीं यार, ये मेरा काम है और मुझे अपना काम ईमानदारी से करना है और मुझे बहुत अच्छे से काम करना है, मुझे दिखाना है, रिजल्ट लेकर लाना है कि नहीं मैं इसको काम कर सकता हूँ। ड्यूरिंग टफ टाइम में आपको मोटिवेट होना जरूरी है, क्योंकि जब आपका टाइम खराब चल रहा होता है, उस टाइम पर अगर आप टूटते हैं तो आपको कोई संभालने वाला नहीं होगा। आपको हमेशा जब टफ टाइम में, जब आप अपने आप से मोटिवेट कि नहीं यार मैं कर लूंगा, क्यों इतना टेंशन है, अभी ठीक चल रहा था, अभी फिर से ठीक हो जाएगा, वाई वाई आई एम वरिंग, मैं क्यों चिंतित हूँ, मैं क्यों ऐसा हो रहा हूँ, क्यों मैं टेंशन ले रहा हूँ, मैं आई कैन डू बेटर, बट दिस टाइम इज वेरी टफ, बट आई कैन हैंडल दिस ऑल्सो, मैं इसको भी हैंडल कर सकता हूँ। एंड तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि मैं इस चीज़ को 100% मैं करके ही मानूंगा। टफ टाइम नॉट ब्रेकिंग डाउन, रैदर आपको अपने आप को डाउन नहीं करना है, नॉट ब्रेकिंग डाउन, rather learning from the situation down, rather learning from the situation। आपको सीखना है सिचुएशन से, हार नहीं माननी है। हार मान जाएंगे तो फिर आप इंसान किस चीज के, जानवर जैसे हो जाएंगे। आपने दम तो बोल के वो भी लड़ता है एक बार कि नहीं मैं ठीक हूं, ऐसा नहीं है। हार नहीं माननी है, कई बार ऐसी चीजें होती हैं, कई बार ऐसी चीजें बनती हैं। तो ये चीज हमें कई बार, ऐसी सिचुएशन लाइफ में कई बार ऐसे आती है कि लगता है कि यार आज जान दे दें, लगता है यार आज ऐसा कर लें, क्योंकि क्या ही है, कोई सुन नहीं रहा, मेरा कोई है नहीं अपना। ऐसी बार बार से यूपीएससी में ऐसा आता है, हर वीकेंड में आता है, यार लगता है हो नहीं पाएगा, घर वाले प्रेशर बना रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मेरी फैमिली, मेरे दोस्तों का हो रहा है, किसी का, आपको कई बार लगता है कि लगता है मुझ में कुछ कमी है, और आप मोटिवेट नहीं होते। आप उस सिचुएशन सीखिए कि मैं क्यों नहीं हो रहा, मैं इतनी टेंशन क्यों ले रहा हूँ। मैं अगर इस चीज़ को इस तरीके से, अगर मैं अपना एक स्ट्रैटेजी, नई न्यू स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, नया एक टाइम टेबल बनाता हूँ, टीचर से पूछता हूँ, मैं मेंटोरशिप ले लेता हूँ, या फिर इस चीज़ से मेंटरिंग करवा लेता हूँ टीचर से, वो हु विल गाइड मी, जो कि मुझे गाइड करेंगे, एंड देन आई विल गेट सक्सेस। मैं सक्सेस प्राप्त कर, मैं मिल सकती है सक्सेस। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको मोटिवेट कर सकती है। क्या फिर आप सोचो कि एक पर्सन है जो 6 टाइम इंटरव्यू दे रहा है, और वो अभी भी बार बार लगा हुआ, छोड़ नहीं रहा पीछा, तो मुझे क्यों इतनी जल्दी हार मान लेनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जिन्हें एम्पैथी, एम्पैथी का यहाँ पर है बीइंग अवेयर, बीइंग अवेयर ऑफ द नीड्स ऑफ अदर्स। आपको दूसरों की जरूरत से, नीड्स ऑफ अदर्स, जरूरतों से आपको अवेयर होना चाहिए। एंड गिविंग लिसेंसी टूवर्ड्स द डिसेबल स्टफ वर्किंग अंडर यू, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनके लिए क्या आप दे रहे हैं, कैसे काम करवा रहे हैं, वो आपको समझ आना चाहिए। सोशल स्किल इसलिए जरूरी है कि एंगेजिंग विद अदर्स पीपल अराउंड यू, आप उसके साथ कैसे आप एंगेज कर रहे हैं और उनकी समस्या को समझ पा रहे हैं। एंगेजिंग विद अदर्स, आप दूसरे के साथ एंगेज होइए, क्योंकि सोशल स्किल है आपके पास। एंड अदर्स पीपल अराउंड यू, जो आपके आसपास है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये नहीं बायसनेस कि यार ये मेरे जाति का नहीं है, मेरे धर्म का नहीं है, मेरे कास्ट का नहीं, तो मैं इसके साथ एंगेज कैसे हो पाऊं। नहीं, आपका एज अ ब्यूरोक्रेट यू हैव टू बी एंगेज्ड विद अदर्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, बिना बायसनेस के आपको जुड़ना पड़ेगा, तब आप बेटर कर पाएंगे उस लाइन पर। सो दैट इज, ये हमारे एक डैनियल का जो एक कॉन्सेप्ट था वो ये है। अब यहाँ पर इमोशन इंटेलिजेंस इंडिविजुअल लेवल पे कैसे काम करता है, इमोशन सिविल सर्वेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम इस चीज को भी देखेंगे। इस चीज को, नीड ऑफ इमोशन इंटेलिजेंस की क्यों जरूरत है हमें, उस चीज को भी समझेंगे हम इसमें, ठीक है। और फिर आगे के पॉइंट भी इसको समझना है, देखना है हमको। अब आते हैं हम इमोशन इंटेलिजेंस एट एन इंडिविजुअल लेवल। इमोशनल इंटेलिजेंस, देखो ये कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये आपकी लाइफ से लेकर चलता है। अगर हमें, ये इतना इजी सब्जेक्ट है, अगर हमें समझ आ जाए ना, समझ इसकी, तो बहुत इजी है। एट एन इंडिविजुअल लेवल,
इंडिविजुअल लेवल। देखो आज के डेट में वर्ल्ड में देखा जाए तो बड़ी फास्ट चल रही दुनिया, बहुत तेज चल रही है। दिल्ली में कभी आके देखो तो आपको दुनिया समझ आ जाएगी। लोग मेट्रो में हैं, भाग रहे हैं, एक्सीलेटर में भी भाग रहे हैं, वो चल रहा है लेकिन फिर भी भाग रहे हैं, टाइम नहीं है। सुबह उठता है, रात में आता है और उसके बाद वो अपने सपने भूल जाता है। इतनी लाइफ की रेस लगी पड़ी है कि लोगों को ये नहीं समझ आता कि मैं आया किस लिए था और कर क्या रहा हूं। कई बार आता है बच्चा यहाँ पर और सोचता है अपने गोल लेकर कि मैं एक टाइम पे पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा और इसके बाद ये कर लूंगा, लेकिन जब वो सुबह से 9 से 5 की नौकरी करता है, जब कॉल सेंटर में जाता है, घुसता है और वहां से जब बाहर निकलता है तो आते ही खाना खाता है या फैमिली से बात करता है या कभी कभी बात करने का उसका टाइम भी नहीं हो पाता, या आने जाने में 2 घंटा 3 घंटा आने जाने में लग गया, और 8 घंटे की जॉब करता है कान में लगाकर। फिर वो अपने सपने भूल जाता है कि मैं क्या सपना लेके आया था और क्या मैं बन गया हूँ। 9 से 5 की नौकरी हो गई है मेरी और सुबह से शाम तक मैं सिर्फ इसी में लगा होता हूँ। वो क्या उसके शौक थे, क्या चीजें, एक लिमिटेड सी जिंदगी जीना शुरू कर देता है। इतनी रेस लगी है क्योंकि अगर नहीं करेगा तो पेरेंट्स का प्रेशर, नहीं करेगा तो अपना कैसे झेल पाएगा। फिर शादी हो जाती है तो फैमिली, बच्चे बीवी, उनका भी ध्यान रखना है, तो वो अपने जो गोल थे वो पूरा नहीं कर पाया कभी। तो जो वर्ल्ड में चल रहा है, एवरीथिंग इज सो फास्ट एंड इट इज वेरी इजी टू बी एक्साइटेड एंड ओवरवेल्म्ड बाय द प्रोफेशनल ड्यूटीज। अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज में बहुत ज्यादा है, बट वो इस ड्यूटीज के दौरान वो कई बार उनका मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है। प्रोफेशनल बहुत है, काम अच्छा करता है, लेकिन उस काम में इतना ज्यादा घुस गया, इतनी ज्यादा चीजें कि अपनी चीजों करते करते जो एक्साइटमेंट था वो गायब होने लगा और मेंटली अफेक्टेड होने लगा। मेंटल हेल्थ में अफेक्टेड मेंटल हेल्थ, यानी आपका मेंटल हेल्थ अफेक्ट करने लगा वो काम। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग कहते हैं, उसके माँ बाप कहते हैं, लोग कहते हैं कि यार लड़का बाहर जाके बदल गया है, बात नहीं कर रहा है यार पेरेंट्स से अपने। व्हाई? लेकिन पेरेंट्स और अदर जो रिलेशन वाले हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि व्हाई ही इज नॉट टॉकिंग टू अस, ही इज सफरिंग फ्रॉम सम अदर थिंग्स, व्हाई वी आर नॉट आस्किंग। हम क्यों नहीं पूछ रहे उससे कि क्या प्रॉब्लम है बेटा, क्या दिक्कत है, कैसी जिंदगी कट रहे हो तुम, सुबह शाम तक की जिंदगी है बस। वो आपको बता नहीं पा रहा, क्योंकि अगर वो बताता है तो वो जानता है कि इफ अपना मैं फेलियर अगर बताता हूँ, अपनी चीजें बताता हूँ, कई बार अपने फेलियर को बताने से हम डरते हैं। यही होता है आपका सुसाइड, यही होता है आपका हार्ट अटैक, यही होते हैं आपके एक्सीडेंट। जब ऐसी चीज़ों से भरे होते हैं तो हमें सब कुछ भूल जाते हैं, बस काम 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 दिखता है। आने जाने में फ़ोन में बात कर लिया, थोड़ा बहुत तो कर लिया, नहीं तो लोग मोबाइल से अपना टेंशन दूर कर रहे हैं। रीज़न ये है, इंस्टा चला रहा है, फेसबुक चला रहा है और बाकी की चीज़ें चला रहा है। रीज़न ये है कि वो अपने इमोशन को दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहा, इंडिविजुअली अपने अंदर घुटता रहा है, घुट रहा है, घुट रहा है, घुट रहा है। तो उन चीज़ों को, कॉमेडी देख रहा है, चीज़ों को देख रहा है, मूवी देख रहा है, रात में जितना टाइम लगा और उसने 12-1 बजे तक किसी को अपने माइंड को शांत करने के लिए देखता रहा, फिर पता लगे 9 बजे फिर से ड्यूटी में जाना है, तो पूरी नींद भी नहीं ले रहा। तो उस चीज से वो निकल नहीं पा रहा। तो जो इंडिविजुअली वो फील कर रहा है, मेंटल हेल्थ उसका शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है उस सिचुएशंस। तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस लानी पड़ेगी। अगर इंडिविजुअल भी अपनी लाइफ में हो ऐसे, तो इमोशनल इंटेलिजेंस ही दिखाओ उसमें, अपने उसको सिचुएशन को प्रिवेंट करो, अपने आप को उससे बचाओ। बचाने के बाद अपनी एंजाइटी के साथ, अपने डिप्रेशन के साथ डील करो कि मैं हेल्प कर ये आपके हेल्प करेगा कि मैं यार ठीक है थोड़े दिन करता हूँ, मेरा अब ये गोल है, मैं साइड बाय साइड जितना भी टाइम मिलेगा मैं इस तरीके से अपने आप को हैंडल करूंगा कि मैं इस सिचुएशन में फंसना नहीं चाहता इस बार। और जब कोई रेदर बहुत सारे बच्चे जो निकल पाते ना उससे, वो अलग ही कंडीशन तभी हो पाती जब उस सिचुएशन से निकल पाते ना, फिर देखो उनकी खुशी अलग ही हो जाती है, दुनिया में अलग ही जी जाते हैं कि यार मेरी लाइफ एक अलग ही हो गई है, मेरी दुनिया एक अलग ही हो गई है। क्योंकि उसने उस टाइम को, इमोशन को समझाया
उतना दिल पे नहीं ली चीजें, काम है काम की तरह कर रहा हूँ, बाकी टाइम मैं अपने पर्सनल काम के लिए दूंगा। और एक दिन मैं ऐसा, जैसे आपने बिजनेस करना था लेकिन आपने एक बड़ा सपना था कि मैं एक मूवी बनाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन आपने उस चीज को क्या किया, फैक्ट्री डालूंगा, लेकिन आपने उस जॉब में, लेकिन उस जॉब के साथ साथ आप टाइम निकालिए, उसको थोड़ा सा देखिए, उस प्रोजेक्ट को रेडी करिए, फिर टाइम निकालने के बाद जिस दिन छुट्टी हो उस पर टाइम दीजिए। थोड़ा सा हेक्टिक होगा, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि मैं काम को ठीक कर रहा हूँ, या वहां पर ऐसा थोड़ा सा धीरे 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 हम काम को क्विट करने की सोचना है, किसी अच्छी जगह पहुंचना है, उसे ज्यादा सेल दिया है, टाइम कम लगे उस चीज को भी देखना है, और फिर अपने प्रोजेक्ट पे काम करते जाना है। दैट इज इंटेलिजेंसी। तो यहाँ पर इस टाइप की जब मेंटल हेल्थ आना शुरू हो जाती है, अफेक्टेड होता है, उस टाइम पे आपको जरूरी है कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंसी दिखानी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस बिकम्स इंपॉर्टेंट यहाँ पर, बिकम्स इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। रीजन ये है क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो पूरा हेल्थ खराब हो जाएगा, और वो सिचुएशन में ऐसे आ जाएगा, कहो नहीं, खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। डील, अब जब इमोशन इंटेलिजेंसी वो ठीक हो जाएगी, वो इमोशन इंटेलिजेंसी उसके अंदर आ जाएगा, तो अपने जो एंजाइटी लेवल में जी रहा है उसको डील कर पाएगा, उसके साथ ही डील कर पाएगा, उसको उसको समझ पाएगा, और उसको क्या करेगा, उससे बाहर आने की कोशिश करेगा, और उससे पूरी तरीके से ठीक रहेगा, प्रिवेंट कर पाएगा अपने आप को, निगेटिव आउटलुक से दूर हो जाएगा, अपने आप को दूर रखेगा, डिप्रेशन से दूर रखेगा, डिप्रेशन में नहीं जा पाएगा। ये सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं। तो ये हमारी ऐसे कुछ वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए आपको जरूरी है कि एक आपको इमोशनल इंटेलिजेंसी आपको आनी चाहिए, अगर मैनेजमेंट आनी चाहिए, जो अभी हमने पढ़ी इन सब चीजों को, वो हमारे इसमें आना चाहिए। अब आते हैं बात की, चलो ठीक है, ये तो इंडिविजुअल लाइफ की हो गई बात। अब इमोशनल इंटेलिजेंस को, इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर अ सिविल सर्वेंट, एक सिविल सर्वेंट के लिए कैसे जरूरी है, फॉर अ सिविल सर्वेंट। अगर हम इसकी बात करते हैं इसकी बात करते हैं, तो यहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर हो आप, एक आईएएस ऑफिसर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इज एक्सपेक्टेड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स मोर इफिशिएंटली। अब आपको क्या है, आपका काम है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं लाएंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि इतना वैसे भी काम है। सपोज करो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में झगड़ा हो गया, सपोज करो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में झगड़ा हो गया, दंगे हो गए बहुत ज्यादा। अब आपको अंडरस्टैंड करना है इमोशन को, कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे यूज करना है, लोगों के इमोशन को भी देखना है यहाँ पर, क्योंकि रिवोट्स हो रहे हैं, तो पीपल्स इमोशंस को भी आपको ध्यान देना है। प्लस कैसे हम यूज करें लॉ एंड ऑर्डर, ऐसा नहीं कि जाते ही लाठीचार्ज करा दिया, नो, इन दोनों चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान देना पड़ेगा, एंड लोगों के इमोशन को ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा, पहले तो आप क्या करोगे कि लोगों से बात करोगे लॉ एंड ऑर्डर शुरू करने से पहले, कि देखो दोस्तों, लिसन टू मी, आई एम हियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, आई एम हियर फॉर यू, व्हाई आर यू डूइंग दिस, I can do better for you, please think about this and listen to me carefully, so then they will attention, वो अटेंशन देंगे आपको, आपको समझने की कोशिश करेंगे। जब ये सिचुएशन आपके उससे ना निकले, तब जाके आपको लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेना चाहिए, यूज करना चाहिए, कि नहीं मैं यूज करूंगा, आप बिना लाठी चार्ज के नहीं मानेंगे, लेकिन फर्स्ट आपका हक बनता है, फर्स्ट आपकी ड्यूटी ये बनती है, किसी को बिना हार्म किए, बिना किसी को चोट पहुंचाए आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डील विद द इमोशंस, डील विद इमोशंस, बिकॉज दे आर ह्यूमन, दे कैन अंडरस्टैंड what you are saying, because they know you are doing great for them, so they can understand। नहीं होगा तो अगर हो सकता है पूरे लोग ना समझे, तो यू हैव टू कॉल द लीडर्स ऑफ द ग्रुप्स
and you have to discuss with them and deal with them कि how it can be resolved, कैसे हम इसको सॉल्व करें, उस चीज को वो आपको बताएंगे। हाँ ठीक है, उनके दोनों को हाथ मिलाओ, दोनों, कई बार होता है कि वो अपने, सिर्फ अपने जो लीडर होता है उनकी बात सुनते हैं, तो उनके लीडर से बात करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यही इमोशन इंटेलिजेंस, इमोशनली इंटेलिजेंस सिविल सर्वेंट डजंट टेक एनीथिंग पर्सनली व्हाइल डिस्चार्जिंग द हिज ड्यूटीज। और कभी भी जब अपने ड्यूटी से डिस्चार्ज होता है तो ऐसा नहीं, जो इमोशनल इंटेलिजेंस सिविल सर्वेंट होता है, इंटेलिजेंट सिविल सर्वेंट होता है, ये नहीं कि अपनी ड्यूटी से निकला और कोई पर्सन उसको कुछ कह के गया था, उसके घर में जाके मार लाठी तोड़ दे उसको और उसको गोली बरसा दे, उसको जान से मार दे, ऐसा नहीं। वो जैसे ड्यूटी अपनी डिस्चार्ज करेगा, उसको एक नॉर्मल लाइफ जीना है कि वो, ये मेरी नॉर्मल लाइफ है, मुझे उससे लेना देना नहीं है, मेरी ड्यूटी थी जिसमें उन्होंने मुझे कुछ बोल दिया है, डजंट टेक इट टू हर्ट, दिल से नहीं लेना है इसे। तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आपको एज अ ऑफिसर, आपको अपने ड्यूटी से बाहर निकलते समय आपको इम्पैथेटिक होना पड़ेगा। जब आप डिस्चार्ज हो रहे हैं, इम्पैथेटिक होना पड़ेगा। अगर इम्पैथेटिक नहीं हो पा रहे हैं तो समझो प्रॉब्लम है, इम्पैथेटिक होना पड़ेगा और चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ऐसी सिचुएशन में, कई बार इस सिचुएशन में ऐसा भी होता है जब कभी फ्लड, जैसे अभी इसमें उत्तराखंड में अक्सर लैंडस्लाइड्स होते हैं, अभी केरला में हुआ था। तो ये जो आपके वायनाड में, तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर आपको कोई फ्लड आ रहा है या ड्रॉट आ रहा है, कुछ भी ऐसे एक डिसास्टर हो रहा है। उस चीज में हिम्मत आपको कैसे क्या दिखानी, उन लोगों के साथ कैसे बात करनी कि भाई वो लोग कैसे, कहीं ऐसा ना हो उन लोगों की प्रॉब्लम आने लगे, उनको कैसे टेक केयर करना चाहिए, टेम्परेरी होम्स कैसे देने चाहिए, कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। लोग पैनिक ना हो ज्यादा, लोगों को परेशानी है, बिकॉज यू आर द ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल, तो यू हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, नीड फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या क्या इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए जरूरत है? नीड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। नंबर वन, इंक्रीजिंग रेशनल, देखो क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, क्या जरूरत है? इंक्रीजिंग रीजनल, इकोनॉमिक एंड डिजिटल डिवाइड, इंक्रीजिंग रीजनल, इकोनॉमिक एंड डिजिटल डिवाइड। नंबर टू, ड्यूअल प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के उसमें दौरान आपको ऑलमोस्ट एवरीवेयर टू बी इन द कंट्रोल इन थिंग्स, कि आपको लगना है प्रेशर में भी आपको सोचना है कैसे कंट्रोल रखें अपने आप को भी या सिचुएशन को भी, चीजों को भी। तो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड एवरीवेयर एंड टू बी इन कंट्रोल, आपको कंट्रोल में भी रखना है, रहना है और चीजों को भी करना है। नंबर थ्री, चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी, नंबर फोर, helps to be more dutiful and better citizens, helps to be more dutiful and
बेटर सिटीजन। इसके बाद है न्यू क्लास ओवर सिविल सर्वेंट आफ्टर, कह सकते हैं इसमें कुछ हमें नई चीजें सीखने को चाहिए कि 70-30 अमेंडमेंट्स जो 73rd एंड 74 अमेंडमेंट्स हुए हैं से जो हमारे उसमें और नई चीज़ें आई हैं हमारे सिविल सर्वेंट के लिए, वो चीज़ें भी हमें दिमाग में रखना चाहिए। क्या क्या चीज़ें पहले घटनाएं हुई पुराना, मतलब ये इस तरीके से कह सकते हैं उसमें कि प्रीवियस चीज़ों को भी हमें स्टडी रखना चाहिए अपनी चीज़ों को, या पहले किसी ने ऐसे कुछ हुए हो केसेस, उन केसेस को भी याद रखना चाहिए। इसके बाद है इंक्रीजिंग अग्रेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन इन कॉमन मैन में जो है उसको अग्रेशन को अपने और डिससेटिस्फेक्शन को इन कॉमन मैन में जो है कैसे कैसे उस इंक्रीज हो रहा है उसको कैसे समझना है, उस चीज़ को समझना चाहिए कि अग्रेशन क्यों बढ़ रहा है, क्यों अग्रेशन में आ रहे हैं मोड में ये लोग, या कोई ऑफिसर क्यों आ रहा है, डिससेटिस्फाई क्यों हो रहा है, इस चीज़ को कैसे ठीक करें, कॉमन मैन में क्यों बढ़ रहा है ये। इसके बाद एक शिफ्ट इन द गवर्नेंस, अपने आप को गवर्नेंस के हिसाब से चलो, जो गवर्नमेंट हमारी कहती गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए, जो आपके रूल एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करिए, उससे बाहर मत जाइए, अपने ड्यूटी को पूरी तरीके से एथिकल होना चाहिए। अब इसमें पॉलिसीज हैं जो उसको सही तरीके से बनानी चाहिए और सही से इम्प्लीमेंट करने का, बिना किसी भेदभाव के डिस्क्रिमिनेशन के इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारी इसमें आती हैं और इन चीज़ों को हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है हमारी, इस चीज़ को हम समझ पा रहे हैं। अब यूटिलाइज कैसे करें इस चीज़ को, इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे यूटिलाइज करना है गवर्नेंस में, जैसे मैंने बताया इंटेलिजेंस में कि कैसे कैसे चीज़ें आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, क्या चीज़ें यहाँ पर ला पा रहे हो इमोशनल इंटेलिजेंस को, जैसे मैंने बता ही दिया आपको। लेकिन फिर भी हम गवर्नेंस में लाने के लिए, एक इमोशन को समझने के लिए कैसे क्रिटिकल सिचुएशन में आएंगे, ऐसे कुछ केसेस भी हैं जैसे किरण बेदी के हैं, इसरो के हैं, बीटा डिसीजन मेकिंग कैसे हो जाएंगे, उन चीज़ों को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसका एक लास्ट पॉइंट है सॉरी, इमोशनल इंटेलिजेंस का यूटिलाइज या सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ emotional intelligence in administration and governance। कैसे हम इस चीज में इसे यूटिलिटीज की कैसे लाएं, कैसे चीज़ों को समझें, इस चीज़ को समझना है थोड़ा सा, ये भी एक पॉइंट है, ये कल की क्लास में हम इसको पूरा करेंगे वैसे। और ये कल इमोशनल इंटेलिजेंस ख़त्म होगा, और मैं आपको बता दूं इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम चलेंगे थोड़ा सा थिंकर्स पे, फिर हम सिविल सर्विसेज जो वैल्यू हैं और जो प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस है उसको हम करेंगे। तो लगभग अभी हमें मोरल थिंकर्स भी पढ़ेंगे तो कम से कम 2-3 दिन लग जाएगा, 2 दिन ले ही लेगा कम से कम। तो कल हम इसको करेंगे, बट फिर मंडे से जो हमारी शुरू होंगी उसमें हम मंडे टू उसमें मतलब नेक्स्ट वीक में अगर 3 दिन की क्लासेस होती हैं सो उसमें हम थिंकर्स हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर इसके बाद मैक्सिमम अगर एक वीक पूरी कंप्लीट होती हैं तो हम लगभग दो वीक और बचेगा। चीज़ें ऐसी हमारी एक चीज़ लेकिन हमें केसेस अच्छे से करना पड़े, केसेस के लिए आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन होने चाहिए, और कुछ केसेस मैं भी टाइप्स ऑफ केसेस पढ़ाऊंगा, बट आपको अभी से मैं रोज डेली कहता हूं कि आपको जो PYQ है अपने, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा अपने साथ लेके चलिए। उनके 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपको लिखना पड़ता है उनके बारे में, सेक्शन बी में है जो वहाँ पर आपको अपने केसेस को सॉल्व करने पड़ते हैं। तो दोनों टाइप के सेक्शंस को अभी केसेस को सॉल्व मत करिए, लेकिन इनके आंसर देना
जो जो हमने क्लासेस ले चुके हैं उससे रिलेटेड वहाँ पे, जैसे कि व्हाट इज इथिकल, मोर इथिकल एंड मोरालिटी एंड इथिकल में क्या अंतर है, इथिक्स में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड मोरल्स। तो ऐसी चीज़ें जो आती हैं उन सभी चीज़ों को समझने के लिए इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। उनके आंसर कैसे लिखते हैं, कितने वर्ड्स में लिखने की बात हो रही है, तो वो करके आप मुझसे चेक करा सकते हैं, उन चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। तो आपको इन चीज़ों का पर भी ध्यान देना है। देखो कोई भी ऐसी चीज आती है ना लाइफ में, एक चीज हमेशा ध्यान देना, आप ब्यूरोक्रेट की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप बहुत सोच के आए होंगे, आपके पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें होंगी इस पर कि यार हमारे बेटे ये करेंगे, आईएएस बनेंगे। और अगर आप उस काम में, अपने काम में प्रॉपर, आप अगर सही से स्टडी नहीं कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं अपने उसमें स्टडी में, थोड़ा सा कहीं लैकिंग हो रही है, उस चीज़ को हमें ठीक करना है। देखो और ये मत सोचो कि कभी अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो नहीं आ रहा तो कैसे होगा। मैं आपको बताऊंगा हाउ टू राइट गुड आंसर, हाउ टू गेट गुड स्कोर, हाउ टू कह सकते हैं कि कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें, है ना। तो इसमें स्कोर करने के लिए उससे आपकी राइटिंग से पता चलेगा, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आप रियल एग्जांपल कौन कौन से दे पा रहे हैं, फिलोसफिकल कितनी चीज़ें हैं, किसके कोटेशन डाल रहे हैं आप चीज़ों को लेकर, उन कोटेशन भी डालना बहुत ज़रूरी है। कभी विवेकानंद का या फॉरनर, जैसे मैंने काफ़ी बताया, प्लेटो के बारे में, सोक्रेटिस के बारे में, ऐसे अरिस्टोटल, इन सभी के बारे में भी वहाँ पर भी आंसर उसमें कुछ उसमें चीज़ों को रख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको मालूम चलेगा। देखो मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं पूछते हैं चीज़ें, या आप क्यों नहीं क्लास में लाइव ज़्यादा लोग रहते हैं, कभी 4 कभी 5 कभी 3 ऐसे रहते हैं, या कौन देख रहा है उसमें, क्योंकि आपके मैसेज भी नहीं आते हैं। तो मुझे इस चीज़ से लेना देना नहीं है। देखो एक जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं, आपको मालूम होगा शायद बताया होगा सर ने, मैं 2017 बैच का सिलेक्टेड रहा हूँ, आईआरएस रहा हूँ मैं। देन आई लेफ्ट माय जॉब एंड स्टार्टेड, ये जॉब मैंने स्टार्ट किया है, ये मैंने मतलब पढ़ाना एक मेरा शौक था, और चीज़ों को और भी मैं चीज़ें करता हूँ बच्चों के लिए, मेंटोरशिप से रिलेटेड, इसी में आपकी कोचिंग में चल ही रहा है, सारी चीज़ें देख ही रहे हैं। तो वो चीज़ें क्या है ना कि आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा दोस्त की, हमें मैं वो चीज़ चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, आपका कभी ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि यार मुझे मुझे ये सर ने ये चीज़ नहीं बताई है, ये चीज़ रह गई है। मैं हर तरीके से हेल्प करने के लिए, हर तरीके से मैं बच्चों के साथ जुड़ता हूँ कि आपको हर तरीके से सेटिस्फाई कर पाऊँ काम से अपने, या जो आपको ज़रूरत है वो मैं दे पाऊँ। देखो पैसा अलग डजेंट मैटर है, मैटर ये करता है कि आपको क्या चाहिए। आपने फीस दे रखी है, आपने चीज़ें पढ़ रखे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप पूरा टाइम दे रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो आपको ये जानना जरूरी है, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्वालिफाई, आपका सिर्फ एक ही होना चाहिए कि मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है, एनी हाउ मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है, कुछ भी करके। आपको कुछ दिख नहीं रहा दूसरी चीज़ें, तो आपको वो करना पड़ेगा, आपको उस सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर गोल, व्हाट यू हैव मेड, जो भी आपने बनाया है, जो चीज़ें आपने कर रखी हैं। एंड कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेली की, और पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम उस पर काम करते हैं, उन चीज़ों को लेकर ध्यान देते हैं, तो आपको ये काम करना है। ओके, सो थैंक यू, हम मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।